very good morning and welcome back to my online classes. I am Dr. अशोक यादव। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी के विषय में। पिछले लेक्चर्स में बच्चों हम लोगों ने बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत जीवों के क्लासिफिकेशन के क्रम में हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि जैसे जैसे मानव सभ्यता का उदय हो रहा था, जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया बच्चों, वैसे ही मानव के अंदर ये सोचने की टेंडेंसी क्रिएट हुई, ये सोचने समझने की जिज्ञासा हुई बच्चों कि क्यों न पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक सिस्टमेटिक ढंग से, एक सिस्टमेटिक वे से क्लासीफाई करके पढ़ा जाए। तो इस क्रम में बच्चों सबसे पहले जिस वैज्ञानिक का नाम आता है वो एक महान दार्शनिक, एक महान फिलोसफर, एक महान साइंटिस्ट, एक महान समाज सेवी। कौन था बच्चों? अरिस्टोटल। अरस्तु साहब ने सबसे पहले जीवों के वर्गीकरण के क्रम में बच्चों अपना पूर्ण योगदान दिया। उन्होंने पूरे जीव जगत को एक बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा और उनके बेसिक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पर पूरे जीव जगत को दो भागों में डिवाइड किया, दो किंगडम में डिवाइड किया। इस प्रकार से अगर हम कहें कि टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज प्रपोज्ड बाय अरिस्टोटल। अरस्तु साहब ने सबसे पहले 322 बीसी में पूरे जीव जगत को, पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो किंगडम में क्लासिफाई किया, किंगडम प्लांटी एज वेल एज द किंगडम एनिमलिया। उन्होंने किंगडम प्लांटी में ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा जो एक जगह अस्थायी रहते थे, जो चल फिर नहीं सकते थे और वो ग्रीन दिखाई देते थे, अपना भोजन स्वयं बना लेते थे। ऐसे ऑर्गेनिज्म को उन्होंने प्लांटी किंगडम में रखा। और दूसरे उन्होंने ऐसे जीव को किंगडम एनिमलिया में रखा जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलने में सक्षम रहते थे, अर्थात जिनमें लोकोमोशन या मूवमेंट देखने को मिलता था। वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते थे और वो ग्रीन नहीं होते थे। इस बेसिक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पर, एक बाहरी आकारिकी के आधार पर उन्होंने पूरे जीव जगत को कितने किंगडम में बांटा? दो किंगडम में, किंगडम प्लांटी एज वेल एज द किंगडम एनिमलिया। साथ ही साथ बच्चों उन्होंने किंगडम प्लांटी को भी तीन ग्रुप में डिवाइड किया। उन्होंने प्लांटी को भी, प्लांट्स को भी उन्होंने तीन कैटेगरी में बांटा। उन्होंने कुछ ऐसे वृक्ष देखे, कुछ ऐसे प्लांट्स देखे जो विशाल हुआ करते थे और उनकी शाखाएं बहुत लंबी लंबी होती थी बच्चों, उनको उन्होंने ट्रीज कहा। कुछ ऐसे प्लांट जो मीडियम साइज के होते थे, उनकी शाखाएं उलझी हुई होती थी और मीडियम साइज की होती थी, उसको उन्होंने हर्ब्स कहा, सॉरी श्रब्स कहा। और कुछ ऐसे प्लांट जिनकी पत्तियां कोमल होती थी और वो कंपेरेटिवली बड़े इस लिटिल साइज के होते थे, उसको उन्होंने हर्ब्स कहा। इस प्रकार से पूरे प्लांट्स को उन्होंने बच्चों तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया, ट्रीज, हर्ब्स एंड श्रब्स। ठीक बच्चों, ट्रीज, हर्ब्स एंड श्रब्स। तो इस प्रकार से तीन कैटेगरी उन्होंने प्लांट को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया। इसी प्रकार से एनिमल्स को भी उन्होंने दो ग्रुप में डिवाइड किया। कुछ ऐसे एनिमल्स जिनमें लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती थी, जिनमें रेड ब्लड सेल्स पाई जाती थी, उसको उन्होंने ग्रुप इनैमा में रखा। किसमें रखा बच्चों? इनैमा, ENAIM में। और कुछ ऐसे एनिमल्स जिनमें रेड ब्लड सेल्स का अभाव होता था, जिनमें लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती थी, उसको उन्होंने एनाइमा में रखा, ANAIMA। तो इस प्रकार से बच्चों एक जो संक्षिप्त परिचय दिया क्लासिफिकेशन के फील्ड में, वो सबसे पहले किसने दिया बच्चों? अरस्तु साहब ने। क्योंकि बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, पूरे लिविंग संसार में, पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, पूरे जैविक संसार में सबसे पहले जीवों के विषय में एक अलग ढंग से जो सोचने का काम किया अरिस्टोटल साहब ने किया, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं बच्चों? फादर ऑफ बायोलॉजी एज वेल एज द फादर ऑफ जियोलॉजी। अरस्तु साहब का जो एक बुक है बच्चों, जिसको हम पिछले वीडियोस में आपसे डिस्कस किया था, आप बच्चों उसको कमेंट बॉक्स में, इनके द्वारा लिखा गया बुक जो है उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। अरिस्टोटल साहब के द्वारा लिखा गया जो बुक है वो, और साथ ही साथ जो थियोफ्रेस्टस का लिखा गया बुक है बच्चों, इन दोनों को आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। ठीक बच्चों, बाद में बच्चों ये जो है 322 के बाद लगभग 2000 वर्षों तक इनकी यही अवधारणा सर्वमान्य रही और सभी लोगों ने, जितने भी वैज्ञानिक आते गए, सब टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को ही पढ़ रहे थे। बाद में सन 1758 ईस्वी में एक महान वैज्ञानिक का उदय होता है और वो कौन होते हैं बच्चों? कार्ल वान लिने। इन्होंने भी बच्चों पूरे जीव जगत को दो ही किंगडम में क्लासिफाई करके पढ़ा। इन्होंने अरस्तु के द्वारा दिया गया जो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसका पूर्ण रूप से
समर्थन करते हैं, उनके वो क्या करते हैं बच्चों, उनके कहे गए कथनों को सत्य मानते हैं और पूरे जीव जगत को उन्होंने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंतर्गत ही पढ़ा। और उन्होंने क्या किया बच्चों, प्लांट और एनिमल्स को कुछ ब्रॉड स्पेक्ट्रम के रूप में तैयार किया, उनके विषय में कुछ और ब्रीफ उन्होंने ब्रॉडली पढ़ा और उनको उन्होंने अपने द्वारा लिखा गया एक बुक है जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी नामक बुक में उन्होंने पूरे प्लांट और एनिमल किंगडम को उन्होंने बहुत अच्छे से क्या किया कि बच्चों लिखा हुआ है। तो कैरोलस लिनियस द्वारा लिखा गया जो बुक है उसका नाम क्या है बच्चों, सिस्टेमा नेचुरी। ठीक बच्चों, बाद में बच्चों सन 1880 में 1758 के बाद अब यह आ गया 19वीं सदी। 1880 में अर्नेस्ट हेकल साहब आते हैं और अर्नेस्ट हेकल साहब क्या करते हैं, ये जर्मन साइंटिस्ट थे। इन्होंने पूरे जीव जगत को दो किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से अलग उन्होंने एक तीसरा किंगडम स्टैब्लिश किया जिसको उन्होंने क्या कहा बच्चों, किंगडम प्रोटिस्टा। अर्थात किंगडम प्रोटिस्टा के रूप में उन्होंने एक तीसरा किंगडम स्टैब्लिश किया और उसमें उन्होंने ऐसे ऑर्गेनिज्म को स्थान दिया जिनका कैरेक्टर्स थोड़ा सा प्लांट और एनिमल से डिफर हुआ करता था। अर्थात कुछ ऐसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को उन्होंने रखा जो क्या होते थे बच्चों, जो यूनिसेलुलर हुआ करते थे। अर्थात जो एक कोश की जीव थे जिनमें एक कोशिकाएं देखने को मिलती थी उनको उन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया। और किंगडम प्रोटिस्टा में प्लांट एज वेल एज द एनिमल्स दोनों आते थे बच्चों। और जिनमें मल्टीसेलुलरिटीज पाई जाती थी अर्थात बहुत सारे सेल्स देखने को मिलते थे, उसको उन्होंने किंगडम किसमें रखा बच्चों, प्लांटी और एनिमलिया में रखा। ठीक बच्चों, जबकि प्रोटिस्टा में किसको रखा, उन्होंने यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिज्म थे उसको उन्होंने किसमें स्थान दिया, किंगडम प्रोटिस्टा। इस प्रकार से अगर हम कहें कि थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया बच्चों, तो थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज प्रपोज्ड बाय अर्नेस्ट हेकल, इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर बच्चों अब 20वीं शताब्दी के शुरुआत में सन 1938 ईस्वी में हर्बर्ट एफ कॉपलैंड आते हैं और वो पूरे किंगडम को जो थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसको उन्होंने क्या किया बच्चों, फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया। अर्थात उन्होंने फोर किंगडम एस्टेब्लिश किया। और वो जो चौथा किंगडम इजाद किया गया बच्चों वो कहाँ से उभर के आता है, वो प्रोटिस्टा से ही निकल कर आता है। अर्थात किंगडम प्रोटिस्टा को जो हेगल साहब ने जो तीसरा किंगडम बनाया था बच्चों जिसको हम प्रोटिस्टा कहते हैं, एक्चुअल में उसका नाम प्रोटिक्टिस्टा था। तो कोपलैंड साहब प्रोटिक्टिस्टा को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, मोनेरा एज वेल एज द प्रोटिस्टा। तो मोनेरा में उन्होंने कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा जिनको वो क्या किए थे बच्चों, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ा। तो मोनेरा में उन्होंने प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के रूप में उन्होंने क्या किया, सेल का अध्ययन किया और उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो प्रोकैरियोटिक हैं। अर्थात उनमें वो यूनिसेलुलर तो हैं लेकिन उनमें न्यूक्लियस जो होता है वो इंसिपिएंट होता है, न्यूक्लियस स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर लेकिन प्रोकैरियोटिक होते थे उसको उन्होंने किंगडम मोनेरा में रखा। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर होते हुए अर्थात वो यूनिसेलुलर तो हैं लेकिन यूकैरियोटिक हैं, अर्थात उनमें स्पष्ट न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को उन्होंने प्रोटिस्टा में रखा। और किंगडम प्लांटी एंड एनिमलिया को एज सच रखा, अर्थात वो कांस्टेंट रखा, उनमें किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर उन्होंने नहीं किया। तो किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया को उन्होंने एज सच रखते हुए प्रोटिक्टिस्टा को उन्होंने दो भागों में डिवाइड किया, किंगडम मोनेरा एज वेल एज द किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम मोनेरा में उन्होंने ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक होते थे, जबकि प्रोटिस्टा में उन्होंने ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक हुआ करते थे। ठीक बच्चों, तो ये जो फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है बच्चों, उसको उन्होंने कोपलैंड साहब ने अपने द्वारा लिखा गया एक बुक जिसका नाम है द क्लासिफिकेशन ऑफ लोअर ऑर्गेनिज्म विच इज पब्लिश्ड इन द 1956। और ये जो पब्लिश होता है बच्चों वो सन 1956 ईस्वी में प्रकाशित होता है। इसी बुक में उन्होंने पूरे जीव जगत को फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के रूप में क्या किया बच्चों, लिखा है। तो यहाँ तक बच्चों हम लोगों ने बात कर लिया था। आज आइए हम जो बात करेंगे बच्चों वो फिफ्थ किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के विषय में हम बात करेंगे। और जो फिफ्थ किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है बच्चों, इसको किसने दिया, फिफ्थ किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट एच हिटैकर। किसने प्रपोज किया बच्चों, रॉबर्ट एच हिटैकर साहब ने फिफ्थ किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया, जिसमें उन्होंने पूरे जीव जगत को कुल 5 किंगडम में डिवाइड किया है। कितने बच्चों, 5 किंगडम में, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई एंड किंगडम एनिमलिया।
तो सबसे पहले अगर हम इनको बच्चों देखें तो कोपलैंड साहब के बाद जब हिटेकर साहब आते हैं, इन्होंने पूरे क्लासिफिकेशंस को बहुत अच्छे से पढ़ा और उन्होंने देखा कि जो फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसमें भी कुछ बहुत सारी गड़बड़ियां देखने को मिल रही हैं। तो उन्होंने क्या किया बच्चों, अब ये बेसिक मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पर नहीं, बल्कि उनके इंटरनल स्ट्रक्चर के आधार पर, उनके सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर, उनके हैबिटेट के आधार पर, उनके रिप्रोडक्टिव बिहेवियर के आधार पर, उनके फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के आधार पर बच्चों उन्होंने पूरे जीव जगत को, उनकी जो पूरे जीव जगत के वर्गीकरण को बच्चों उन्होंने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। बिल्कुल स्पष्ट ढंग से उन्होंने क्लासिफाई कर दिया। उन्होंने क्या किया बच्चों, पूरे ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। अब वो क्या था बच्चों, प्रोकैरियोटिक एज वेल एज द यूकैरियोटिक। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या होते थे बच्चों, प्रोकैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है प्रो इक्वल टू प्रिमिटिव एंड कैरियन इक्वल टू न्यूक्लियस, अर्थात प्रिमिटिव न्यूक्लियस। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सबसे पहले न्यूक्लियस देखने को मिला, और उनमें जो न्यूक्लियस होता था बच्चों वो इंसिपिएंट हुआ करता था, अर्थात वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता था, उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का अभाव देखने को मिला। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं बच्चों, प्रोकैरियोटिक। तो उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक होते हैं, अर्थात एक कोष की होते हैं लेकिन वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को उन्होंने किंगडम मोनेरा में रखा। किसमें रखा बच्चों, किंगडम मोनेरा में रखा। किसको, प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को। और इसके अंतर्गत प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत उन्होंने जिस ऑर्गेनिज्म को रखा, जिस स्पेसिमेन को रखा, वो कौन है बच्चों, बैक्टीरिया एज वेल एज द ब्लू ग्रीन एल्गी, दैट इज द सियानोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया और जो ब्लू ग्रीन एल्गी है बच्चों, उनको उन्होंने किसमें स्थान दिया, उनको मोनेरा में स्थान दिया गया। क्यों, क्योंकि इनमें इंसिपिएंट न्यूक्लियस देखने को मिलता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं और ये यूनिसेलुलर होते हैं। तो ये तो रहा बच्चों प्रोकैरियोटिक। और दूसरा उन्होंने यूकैरियोटिक एनिमल्स के अंतर्गत जिनको बताया बच्चों, तो ऐसे यूकैरियोटिक एनिमल्स जो यूनिसेलुलर भी होते थे और मल्टीसेलुलर भी होते थे। तो ऐसे यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियस देखने को तो मिलता है, लेकिन ये भी क्या होते हैं बच्चों, एक कोष की होते हैं। तो ऐसे एक कोष की और यूकैरियोटिक एनिमल्स जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड दिखाई देता है, उसको उन्होंने प्रोटिस्टा में रखा। ठीक बच्चों, किस में रखा, प्रोटिस्टा में। अब प्रोटिस्टा में क्यों रखा बच्चों, प्रोटिस्टा में जबकि ये यूकैरियोटिक हैं, तो इनको प्लांटी, फंजाई और एनिमलिया के साथ क्यों नहीं रखा गया, इसलिए नहीं रखा गया बच्चों, ये भी यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिका के बने होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक होते हैं, इनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। इसलिए इनको थोड़ा सा मोनेरा से अलग करते हुए, प्लांटी, फंजाई और एनिमलिया से अलग करते हुए किंगडम किस में रखा गया, प्रोटिस्टा में रखा गया। और इस किंगडम प्रोटिस्टा में बच्चों उन्होंने एक कोश की यूकैरियोटिक प्लांट एंड एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स दोनों को रखा है। ठीक बच्चों, तो आप प्रोटिस्टा में, जैसा कि बच्चों हम अपने सिलेबस की ओर पहुंच रहे हैं, हम अपने करिकुलम की तरफ नज़दीक पहुंच रहे हैं, तो हम लोग इसको डिस्कस करने का मेन मकसद हमारा क्या है बच्चों, कि हम लोग ये जाने कि जब हम लोग प्रोटोजोआ पढ़ने को चल रहे हैं तो प्रोटोजोआ कहाँ से आता है। तो प्रोटोजोआ कहाँ से आता है बच्चों, आप इसको जान लीजिए, प्रोटोजोआ कहाँ से है, प्रोटिस्टा से है। तो प्रोटोजोआ जो होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अर्थात जिनमें एक कोशिका पाया जाता है और उनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस देखने को मिलता है बच्चों, उनको हम प्रोटिस्टा कहते हैं। और इसी प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत हम जिसका अध्ययन करेंगे उसको हम फाइलम प्रोटोजोआ कहते हैं। तो फाइलम प्रोटोजोआ बच्चों, फाइलम प्रोटोजोआ नहीं बल्कि एक अलग से किंगडम स्थापित हो चुका है, उसको हम किंगडम प्रोटिस्टा कहते हैं। तो फाइलम प्रोटोजोआ को हम किस किंगडम के अंतर्गत पढ़ते हैं बच्चों, किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक बच्चों, तो हमारा जो अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो प्रोटोजोआ कहाँ से आया हुआ बच्चों, अर्थात ये कहाँ से इवॉल्व हुआ है, फाइलम प्रोटोजोआ जो है वो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के रूप में किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है। ठीक बच्चों, तो प्रोटोजोआ कहाँ का है, अर्थात ये प्रोटिस्टा किंगडम में पढ़ा जाता है, जो कैसा होता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक बच्चों, तो अगर हम देखें मल्टीसेलुलर, तो मल्टीसेलुलर में बच्चों उन्होंने मल्टीसेलुलर को दो भागों में डिवाइड किया। उन्होंने मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के रूप में उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें सेल वॉल पाया जाता है, अर्थात वो कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं और उनमें सेल वॉल देखने को मिलता है। ठीक बच्चों, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं
जो यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलर होते हैं और विदाउट सेल वॉल होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें क्या होता है बच्चों, जो यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलर होते हैं, सेल वॉल पाया जाता है बच्चों, इसके आधार पर उन्होंने पूरे ऑर्गेनिज्म को दो भागों में डिवाइड किया। एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें यूकैरियोटिक, मल्टी सेलर, सेल वॉल पाया जाता है और वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, अर्थात अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को किस में रखा गया बच्चों, किंगडम प्लांटी में रखा गया। तो जो प्लांट्स होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलर होते हैं और उनमें सेल वॉल देखने को मिलता है, बाहर की जो सबसे बड़ी कवरिंग होती है, बाहर का जो उनका आवरण होता है उसको हम सेल वॉल कहते हैं। और ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, अर्थात ये सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इस प्रकार से ऑटोट्रॉपिक होते हैं। और दूसरा ऑर्गेनिज्म बच्चों इसी कड़ी में कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलर होते हैं, उनमें भी सेल वॉल देखने को मिलता है, लेकिन वो हेटरोट्रॉपिक होते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। तो वो क्या होते हैं बच्चों, वो ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट से थोड़ा सा अलग हो जाते हैं और वो फंजाई की कैटेगरी में आते हैं। ये प्लांट की कैटेगरी में क्यों रखे गए, क्योंकि बच्चों प्लांट तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। फिर भी इनको प्लांट की कैटेगरी में क्यों रखा गया था, वो इसलिए रखा गया था बच्चों कि जिस प्रकार से प्लांट में सेल वॉल पाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से फंजाई में भी सेल वॉल हमको देखने को मिलता है। फर्क बस इतना है कि प्लांट में जो सेल वॉल पाया जाता है बच्चों वो सेल्यूलोज का बना होता है, जबकि फंजाई में जो सेल वॉल पाया जाता है वो काइटिन का बना होता है। तो काइटिनस सेल वॉल जो होता है बच्चों वो किस में पाया जाता है, काइटिनस सेल वॉल फंजाई में देखने को मिलता है, जबकि सेल्यूलोजिक सेल वॉल जो होता है वो प्लांटी में देखने को मिलता है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है बच्चों वो ये कि मोनेरा किंगडम में भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें सेल वॉल हमको देखने को मिलता है। वो कौन है बच्चों, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में भी सेल वॉल देखने को मिलता है, लेकिन वो जो सेल वॉल होता है वो बच्चों पेप्टिडोग्लाइकान का बना होता है। किसका बना होता है बच्चों, पेप्टिडोग्लाइकान का बना हुआ सेल वॉल हमको देखने को मिलता है। तो तीन ऑर्गेनिज्म हमको सेल वॉल देखने को मिलता है। बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकान का बना होता है, प्लांट्स में जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है, जबकि फंजाई में जो सेल वॉल होता है बच्चों वो काइटिन का बना होता है। ठीक बच्चों, अब जो एक जो लास्ट का किंगडम है बच्चों जिसको हम किंगडम एनिमलिया कहते हैं, वो एकदम डिफरेंट कैरेक्टर्स को शो करता है। अर्थात वो कैसा होता है बच्चों, यूकैरियोटिक होता है, मल्टी सेलर होता है और उनमें सेल वॉल हमको देखने को नहीं मिलता, विदाउट सेल वॉल के होते हैं। और वो क्या होते हैं बच्चों, वो भी हेटरोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, किसी दूसरे से भोजन लेते हैं और उनको हम एनिमलिया किंगडम में रखते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों रॉबर्ट एच व्हिटेकर साहब 1969 में पूरे जीव जगत को, पूरे ऑर्गेनिज्म को बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से उसको क्लासिफाई किया और उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स के आधार पर, उनके 5 कैरेक्टर्स के आधार पर बच्चों उन्होंने पूरे जीव जगत को दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया और पूरे क्लासिफिकेशन को, पूरे वर्गीकरण को बच्चों उनको स्पष्ट ढंग से उन्होंने कर डाला। ठीक बच्चों, और इस प्रकार से उन्होंने पूरे 5 किंगडम के द्वारा पूरे जीव जगत को क्लासिफाई किया। और वो कौन सा है बच्चों, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई एज वेल एज द किंगडम एनिमलिया। तो क्वेश्चन अगर आए बच्चों कि हु प्रपोज द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज प्रपोज्ड बाय आर.एच. व्हिटेकर, 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज प्रपोज्ड बाय कोपलैंड, 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज प्रपोज्ड बाय अर्नेस्ट हेकल, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज प्रपोज्ड बाय एरिस्टोटल। ठीक है बच्चों, तो अरस्तु साहब ने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया जिनमें उन्होंने पूरे जीव जगत को 2 किंगडम बांटा, प्लांटी एज वेल एज द एनिमलिया। हेकल साहब ने 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया जिसमें उन्होंने पूरे जीव जगत को 3 किंगडम में बांटा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया। कोपलैंड साहब ने 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया और उन्होंने पूरे जीव जगत को 4 किंगडम में डिवाइड किया, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया। जबकि आर.एच. व्हिटेकर साहब जो है बच्चों उन्होंने पूरे जीव जगत को 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया और उन्होंने जो 5 किंगडम दिया बच्चों वो क्या है, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई एज वेल एज द किंगडम एनिमलिया। क्वेश्चन अगर ये आए बच्चों कि विच इज द लेटेस्ट किंगडम ऑफ द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो फंजाई इज द लेटेस्ट किंगडम ऑफ द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर.एच. व्हिटेकर द्वारा जो प्रपोज किया गया 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है बच्चों, उनका सबसे लेटेस्ट जो किंगडम उन्होंने बनाया है वो क्या है, फंजाई। क्यों,
क्योंकि फंजाई प्लांट से अलग किया गया है बच्चों। किससे अलग किया गया बच्चों? प्लांट से अलग किया गया है। और ये थोड़ा प्लांट से डिफर होता है, क्यों? क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक नेचर का नहीं होता है। साथ ही साथ इसमें एक और चीज पाया जाता है बच्चों, जो फंगस होते हैं उनमें एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। अर्थात ये अपने भोजन को अपने शरीर के अंदर नहीं पचाते, बल्कि ये क्या करते हैं बच्चों, एक एंजाइम रिलीज करते हैं बाहर के एटमॉस्फेयर में, और अपने शिकार पर क्या करते हैं, अपने भोजन पर उसको वो डाल देते हैं। और जब वो पच जाता है बाहर के एटमॉस्फेयर में बच्चों, तो पचे हुए भोजन को अंदर की ओर लेते हैं, तो उसको हम एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। और इस प्रकार का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमको देखने को मिलता है वो कहाँ मिलता है? फंजाई में देखने को मिलता है। ठीक बच्चों। जबकि इंजेस्टिव फूड ऑफ न्यूट्रिशन क्या पाया जाता है बच्चों? ऐसे ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है जो पूरे भोजन को, पूरे जो भोज्य पदार्थ है बच्चों, उसको अपने शरीर के अंदर लेते हैं। उनके शरीर के अंदर डिफरेंट प्रकार के डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है, और फिर वो अपने शरीर के अंदर पचाते हैं और फिर उसको क्या करते हैं बच्चों? अब्जॉर्ब करते हैं। तो इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो पाया जाता है बच्चों वो एनिमल्स में पाया जाता है, जबकि जो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमको देखने को मिलता है वो फंजाई में पाया जाता है। इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एज वेल एज द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को बहुत अच्छे से जान लिया है। ठीक बच्चों। तो आइए बच्चों थोड़ा सा हम इनके विषय में इनके कंक्लूजन को देखते हैं, इनके विषय में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। Besides gross morphology, a need was also felt for including other characteristics like cell structure, nature of cell wall, mode of nutrition, habitat, methods of reproduction as well as the evolutionary relationship। तो यहाँ बच्चों जब ग्रास मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पर काम नहीं बना, क्योंकि अभी तक जो अरस्तु साहब, साथ ही साथ ऑर्नेस्ट हेकल साहब, कोपलैंड साहब, ये सब जो है बच्चों, ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा जीवों का वर्गीकरण किया। तो उससे जब काम नहीं चला बच्चों, तो जब हिटेकर साहब आते हैं तो उन्होंने क्या किया कि जीवों के कुछ और कैरेक्टर्स के विषय में उन्होंने अध्ययन किया। और वो कौन कौन से कैरेक्टर्स थे बच्चों? सच एज द सेल स्ट्रक्चर। उन्होंने सेल स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ा, जिसमें उन्होंने ये देखा कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें इंसिपिएंट न्यूक्लियस देखने को मिलता है, न्यूक्लियस स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है, उसको उन्होंने प्रोकैरियोटा कहा। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक कोशिका के बने हुए होते हैं और उनमें न्यूक्लियस जो होता है स्पष्ट दिखाई देता है, उसको उन्होंने प्रोटिस्टा कहा। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत सारे कोशिकाओं के बने होते हैं और उनमें न्यूक्लियस भी स्पष्ट दिखाई देता है, उसको उन्होंने मल्टी सेलर एंड यूकैरियोट्स कहा। ठीक बच्चों। इस प्रकार से उनके सेलर स्ट्रक्चर को उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा। नेचर ऑफ वॉल, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो सेलुलोज के बने होते हैं, उनको उन्होंने प्लांटी में देखा। और कुछ ऐसे होते हैं ऑर्गेनिज्म जिनका जो सेलवाल होता है बच्चों वो काइटिन का बना होता है, उसको उन्होंने फंजाई में देखा। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका सेलवॉल पेप्टिडोग्लाइकान का बना होता है बच्चों, उसको उन्होंने किसमें देखा? बैक्टीरिया में। इस प्रकार से उन्होंने नेचर ऑफ सेलवाल को भी देखा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के रूप में क्या देखा बच्चों? कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता था, अर्थात जो अपने भोजन को अपने शरीर के अंदर ले जाते थे, अपने ल्यूमेन में ले जाते थे, कैविटी में ले जाते थे, वहां से बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन करते थे। उस डाइजेस्टिव जूस का उस पर एक्शन होता था और वो क्या करते थे बच्चे? उसको पचाते थे और फिर अल्टीमेटली क्या करते? उसको ऑब्जॉर्व करते थे। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जिनमें न्यूट्रिशन का जो प्रक्रिया होता है बच्चों वो बाहर ही होता है, अर्थात वो अपने एंजाइम को बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं और उस भोजन को, उस प्रे, उस शिकार पर क्या करते हैं बच्चे? उसको डालते हैं। जब वो पच जाता है तो पचे हुए भोजन को अपने अंदर की ओर लेते हैं, उसको हम एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। और एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो देखने को मिलता है बच्चे वो फंजाई में देखने को मिलता है। फिर उनके हैबिटेट को देखा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो पैरासिटिक हैबिटेट में रहते हैं, कुछ ऐसे सेप्रोफिटिक मोड में होते हैं। ठीक बच्चों। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारे हैबिटेट के विषय में उनके अध्ययन किया, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन के आधार पर और उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के आधार पर बच्चों। इस प्रकार से 5 कैरेक्टर्स के आधार पर उन्होंने पूरे जीव जगत को बहुत ही अच्छे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के रूप में उन्होंने रखा। तो 5 किंगडम में डिवाइड करने के लिए उन्होंने क्या किया बच्चों? बहुत ही मेहनत किया और बहुत ही अच्छे ढंग से पूरे जीव जगत को पढ़ा और उनके पूरी इंटरनल स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से देखा। फिर पूरे क्लासिफिकेशन को उन्होंने, पूरे वर्गीकरण को दूध का दूध और पानी के पानी के रूप में उन्होंने डिवाइड कर डाला। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगोन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम। अर्थात क्लासिफिकेशन सिस्टम के क्रम में जो वर्गीकरण का प्रक्रिया चल रहा था बच्चों, उस क्रम में इन सब पूरे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के आधार पर, इस पूरे इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के आधार पर बच्चों बहुत सारे चेंजिंग देखने को मिला। अर्थात पूरे वर्गीकरण को क्या हुआ बच्चों? एक अलग ढंग से रख दिया जिसमें सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ में आने लगा।
Though plant and animal kingdom have been a constant under all different systems, the understanding of what group organism be included under this kingdom have been changing. The number and nature of other kingdom have also been understood differently by different scientists over the time. बच्चों इसमें यह है कि इसमें जो आर्य सुतेकर साहब हैं, उन्होंने क्या किया कि प्लांट और एनिमल किंगडम में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया, किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट किया, उसको उन्होंने सच रखा, उसको कांस्टेंट रखा। जो फेरबदल हुआ बच्चों, वो क्या हुआ, तीसरा किंगडम जो सबसे पहले उभर कर आया था, जिसको हमने प्रोटिस्टा देखा, जिसको हेकल साहब ने सबसे पहले डस्टबिन के रूप में तैयार किया कि जो ऑर्गेनिज्म स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहे, जिनका कैरेक्टर हमको समझ नहीं आ रहा है, उसको उन्होंने प्लांटी एज वेल एज एनिमलिया से अलग कर डस्टबिन के रूप में प्रोटिस्टा में डाल दिया। फिर बच्चों आगे जब अगला कोपलैंड साहब आए, तो उन्होंने भी प्रोटिस्टा में पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिज्म थे उन्हीं को ही डिवाइड किया, और प्रोटिस्टा को उन्होंने दो भागों में, दो किंगडम में डिवाइड कर दिया, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा रखा। ठीक बच्चों, फिर बाद में जबकि किंगडम एनिमलिया और किंगडम प्लांटी में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप न तो मेयर साहब ने किया, सॉरी न तो हेकल साहब ने किया, और न तो कोपलैंड साहब ने किया। फिर फिफ्थ किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के समय जो हिटेकर साहब आते हैं बच्चों, तो उन्होंने भी किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया, और उन्होंने क्या किया कि जो प्रोटिस्टा था बच्चों, प्रोटिस्टा को उन्होंने दो भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक बच्चों, सॉरी उन्होंने प्रोटिस्टा को, प्लांटी में उन्होंने क्या किया, थोड़ा बहुत अंतर किया, और उन्होंने प्लांटी में से एक फंजाई को अलग कर दिया। क्यों बच्चों, क्योंकि उसमें जो होता है उसमें फोटोसिंथेटिक नेचर देखने को नहीं मिलता है। इस प्रकार से जो अंतर देखने को मिला है वो कहाँ बच्चों, हमको जो स्पष्ट रूप से दिखाई दिया है पूरा किंगडम जो साफ तौर से झलकने लगा है, वो कब, फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के रूप में। तो आर.एच. हिटेकर in 1969 proposed a five kingdom system of classification. It is very most important in the competition point of view. बच्चों ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप इसको रिमार्क कर लेंगे कि फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज प्रपोज्ड बाय आर.एच. हिटेकर इन 1969। ठीक बच्चों, तो ये फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया, आर.एच. हिटेकर साहब ने दिया। और वो क्या है बच्चों, द किंगडम डिफाइंड बाय हिम वेयर किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एज वेल एज एनिमलिया, उनके द्वारा जो दिया गया फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंतर्गत जो पांच किंगडम है बच्चों, वो कौन है, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, प्लांटी एज वेल एज द एनिमलिया। ठीक बच्चों, द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूडेड सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एज वेल एज द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। बच्चों जिस क्राइटेरिया के आधार पर, जिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के आधार पर उन्होंने पूरे जीव जगत को क्लासिफाई किया फाइव किंगडम सिस्टम में बच्चों, वो कौन थे बच्चों, वो पांच डिफरेंट प्रकार, वो जो है बच्चों आप इसको लिख लीजिए, काफी पे रिमार्क कर लीजिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों एआईपीएमटी का। एआईपीएमटी में यही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो किस कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के आधार पर उन्होंने पूरे जीव जगत को फाइव किंगडम सिस्टम में डिवाइड किया है। तो कौन है बच्चों, सेल स्ट्रक्चर, दूसरा है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, चौथा है रिप्रोडक्शन, और पांचवा है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो इस कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर उन्होंने पूरे जीव जगत को फाइव किंगडम सिस्टम में डिवाइड किया। इस प्रकार से पूरे जीव जगत के वर्गीकरण को उन्होंने साफ तौर से स्पष्ट कर दिया। The three domain system have also been proposed that divided the kingdom Monera into two domains, leaving the remaining eukaryote kingdom in the third domains and thereby a sixth kingdom classification। बच्चों अगर हम ये बात करें कि अभी तक हम फाइव किंगडम सिस्टम को पढ़ रहे हैं, फाइव किंगडम के आधार पर पूरे जीव जगत को क्लासिफाई करके पढ़ रहे हैं, लेकिन आने वाले भविष्य में बच्चों आज के 8-10 साल बाद आप देखेंगे कि ये फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में डिवाइड हो जाएगा। एक अलग से एक और किंगडम इवॉल्व हो जाएगा, वो क्या होगा बच्चों, वो छठा किंगडम के रूप में होगा। और इस पूरे छह किंगडम को किसके अंतर्गत पढ़ा जाएगा बच्चों, ये थ्री डोमेन्स के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। अर्थात हम ये देखेंगे तो किंगडम के ऊपर भी जो एक अलग कैटेगरी है बच्चों, वो है डोमेन्स। तो थ्री डोमेन्स के अंतर्गत कुल 6 किंगडम को हम पढ़ेंगे। और वो थ्री डोमेन्स कौन से हैं बच्चों, वो थ्री डोमेन्स जो हैं वो हैं बैक्टीरिया, आर्किया और यूकरिया। क्या है बच्चों, बैक्टीरिया, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकरिया। ठीक बच्चों, तो ये जो बैक्टीरिया के अंतर्गत है बच्चों, इसको ये दोनों क्या है बच्चों, इसको हम कहेंगे मोनेरा। ये क्या है बच्चों, मोनेरा। तो अगर हम फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंतर्गत देखें तो फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में आप देखेंगे तो जो मोनेरा है बच्चों, वो मोनेरा दो किंगडम में डिवाइड हो जाएगा। वो हो जाएगा यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया।
एक नया जो बैक्टीरिया इवॉल्व होगा बच्चों, वो क्या होगा, आर्की बैक्टीरिया, एक प्रकार का प्रिमिटिव बैक्टीरिया होगा, बहुत एडवांस बैक्टीरिया होगा। तो ये मोनेरा का डिवीजन होगा बच्चों। इसमें आप देखेंगे तो जो किंगडम मोनेरा है ये दो किंगडम में डिवाइड हो जाएगा, किंगडम यू बैक्टीरिया और किंगडम आर्की बैक्टीरिया। और ये दोनों किस डोमेन के अंतर्गत पढ़े जाएंगे बच्चों, डोमेन बैक्टीरिया के अंतर्गत। जबकि जितने भी जितने भी यूकैरियोटिक एनिमल्स हैं बच्चों, पूरे यूकैरियोटिक एनिमल्स को हम चार किंगडम के रूप में अलग अलग जानेंगे, प्लांटी, एनिमैलिया, फंजाई एज वेल एज द प्रोटिस्टा। ये सब कैसे होंगे बच्चों, ये यूकैरियोटिक एनिमल्स होंगे जिनमें क्या होंगे बच्चों, प्लांट, एनिमल्स, फंजाई और प्रोटिस्टा को पढ़ेंगे। और ये दो डोमेन्स के अंतर्गत, ये एक डोमेन्स के अंतर्गत ये रहेगा बच्चों, और इसको हम क्या कहेंगे, यूकैरिया। तो जो दो अभी अभी जो मैंने कहा बच्चों, अभी जो दो डोमेन के अंतर्गत बच्चों ये मोनेरा को डिवाइड किया गया है। डोमेन बैक्टीरिया के अंतर्गत हम इसको पढ़ेंगे बच्चों, यू बैक्टीरिया को, और डोमेन आर्किया के अंतर्गत हम यू आर्की बैक्टीरिया को पढ़ेंगे। और ये दोनों जो है बच्चों ये किंगडम मोनेरा के सब डिवीजन होंगे। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से जो 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे वो हम किसके द्वारा पढ़ेंगे बच्चों, और ये जो प्रपोज किया है बच्चों ये कार्ल वुज ने किया है। किसने किया है बच्चों, इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कार्ल वुज द्वारा प्रपोज किया गया है। जैसा कि हमने अभी बताया कि 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया, अरिस्टोटल साहब ने दिया। 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अर्नेस्ट हैकेल साहब ने दिया। 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया बच्चों, कोपलैंड साहब ने दिया। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसको दिया बच्चों, और टैकर साहब ने। अब जब आप पढ़ेंगे 6 किंगडम ऑफ सिस्टम क्लासिफिकेशन, ये कार्ल वुज द्वारा दिया गया है। तो 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन इज प्रपोज्ड बाय कार्ल वुज, इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और 6 किंगडम कौन कौन है बच्चों, किंगडम यू बैक्टीरिया, किंगडम आर्की बैक्टीरिया, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमैलिया, किंगडम फंजाई एज वेल एज द किंगडम प्रोटिस्टा। तो आप देखेंगे, देखिए किंगडम एनिमैलिया, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम यू बैक्टीरिया एंड किंगडम आर्की बैक्टीरिया। इस प्रकार से आप आने वाले भविष्य में आपके 8-10 साल बाद आप 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में बच्चों हम इतना ही बात करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा होता चला जाता है बच्चों। तो आप जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे बच्चों उसमें हम इसी के विषय में इसके कंक्लूजन्स को पढ़ेंगे कि क्या कंक्लूजन आए थे, क्या कमियां पाई गई थी जिसके लिए हम 5 किंगडम सिस्टम से 6 किंगडम सिस्टम तक पहुंच रहे हैं बच्चों। तो जो कमियां हैं, जो इनका कंक्लूजन है बच्चों, इनके कंक्लूजन के विषय में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। होप कि हमको ये उम्मीद है बच्चों ये कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बच्चों हमारे वीडियोस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियोस हैं बच्चों वो आपके पास तक पहुँचे, इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आपके पास तक पहुँचते रहेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।